हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 8 साइंस। नवोदय जेएनवी उसे बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे गुजराती मीडियम हो, तीनों मीडियमों में ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर तो क्लास 8 का है, लेकिन क्लास 6 से लेके 12 तक ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल में या तो अध्ययन में आता है। तो चलिए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15, प्रदूषण वायु एवं जल, पॉल्यूशन एयर एंड वाटर। इस अध्याय में वायु एवं जल प्रदूषण तथा इनसे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे रूटीन में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण पॉल्यूशन। इस अध्याय में वायु एवं जल प्रदूषण तथा इनसे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण में उपस्थित वे अवांछित या हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषक उसे कहलाते हैं तथा पर्यावरण में इन प्रदूषकों के कारण उत्पन्न समस्या प्रदूषण कहलाती है। यानी कि जो प्रदूषक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में उपस्थित वायु गैसों का सम्मिश्रण है। इसमें सम्मिश्रित में है ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% आदि सब जो है वो वायु गैसों में आते हैं। वायु गैसें जो है वो ये सब जो वायु है इसमें सम्मिलित होते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एनिमल लाइफ। अब ये जो एयर पॉल्यूशन है वो एनिमल लाइफ के पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, तो जो दरियाई जीव होते हैं वो इफ़ेक्टिव गैसों से या इफ़ेक्टिव पॉल्यूशन से या वाटर पॉल्यूशन से मृत हो जाते हैं। धरती के जीवों पर भी उसकी इफ़ेक्ट होती है। प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। वायु द्वारा जनित तथा तूफान द्वारा जनित धूल के कण वातावरण में फैलने के कारण वायु प्रदूषण होता है। वनों में आग लगना, पादप एवं जंतु में अपशिष्ट पदार्थों से सड़ने से भी वायु प्रदूषित होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु में उपस्थित पादपों के परागकण भी एलर्जी का कारण बनते हैं। यानी कि एयर पॉल्यूशन से कभी कभी हमारी जो स्किन होती है उसमें जलन होती है, स्किन प्रॉब्लम होते हैं और एलर्जी भी हो सकती है। वायु में प्रदूषण मानव के क्रियाकलापों के कारण होता है। मानव द्वारा प्रज्वलित ईंधन से धुआं निकलता है, यानी कि धुआं जो है निष्कासित होता है जो प्रदूषण करता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकली हानिकारक गैसों से भी वायु प्रदूषण फैलता है। स्मॉग, जैसे कि स्मॉग, धुआं, उसको ठोस भी बोलते हैं, एवं कोहरा यानी कि द्रव्य के संयोग से धुंध का निर्माण होता है। इस परिस्थिति में ठोस तथा द्रव्य के महीन कण यानी छोटे छोटे कण जो 5 से 20 माइक्रोन धरातल के पास उच्च सांद्रता में निलंबित रहते हैं। स्मोक द्वारा जीवों में श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से जो शॉर्ट फॉर्म है CFC उसको ज्ञात कर लीजिएगा।
ये वायु प्रदूषक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल स्प्रे में जनित गैस अवस्था के प्रदूषक हैं। ये ऊपरी वातावरण में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके उसमें छेद कर सकते हैं, जिससे ओजोन परत नष्ट हो जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वायु में उपस्थित घुल के कण, परागकण एवं अन्य पदार्थ जिनका आकार, माप लगभग 2.5 म्यून है, उससे छोटा हो सकता है तथा जो निलंबित अवस्था में वायु में उपस्थित रहते हैं उसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं या तो कहते हैं। यानी CFC जो है वो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और जो आप डिओ स्प्रे यूज़ करते हैं उसमें इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की इफ़ेक्ट क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। वायु प्रदूषण मानव जंतुओं एवं अन्य सजीव पर अनेक प्रकार से प्रभाव डालते हैं। एक, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। ताजमहल पर प्रभाव वायु में उपस्थित सोडियम SO2 एवं NO वर्षा के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती हैं। जब इन अम्लों सहित वर्षा इमारत पर गिरती है तब जनजीवन तथा वनस्पति पर गिरती है तो ये प्रभावित हो जाते हैं। ताजमहल का संगमरमर पत्थर इसके द्वारा नष्ट हो रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ऐसे कौन कौन से जो वायु है जिसके कारण हमारे ताजमहल के संगमरमर, उसके पत्थर या तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, रेन वर्षा होता है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा H2SO4 और HNO3। HNO3 जो है उसका फुल फॉर्म है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। तो जो रेन वर्षा होती है उसमें ज़्यादातर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। और ये कहाँ से आता है, तो प्रभाव वायु में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो रेन वर्षा में है मेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है। एसिड रेन और एसिड डिस्पोजन रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन विथ एसिडिक कंपोनेंट। यानी कि एसिडिक कंपोनेंट के द्वारा वो हमारे जो होते हैं बादल से नॉर्मल रेन के तरह ही गिरते हैं। ठीक है, पहले देखिए, पहले जो हमारा ताजमहल था वो संगमरमर था, वो ऐसा था। अभी करंट जो है वो संगमरमर जो है वो उसकी जो चमक है, परख है, वो सब निकल गई है। यानी कि उसका जो आरस है वो बिगड़ता जा रहा है। क्यों, एसिड वर्षा के कारण। ठीक है, ओजोन छिद्र, ओजोन होल। फ्रेयान सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। यह सूर्य के यूवी यानी कि अल्ट्रावायोलेट विकिरण से अपघटित होकर क्लोरीन आयन बनाती हैं जो ओजोन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके कारण ओजोन परत में ओजोन छिद्र बन जाता है। यहाँ आपको ओजोन होल दिया गया है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ जो है छिद्र यानी कि ओजोन में छिद्र हो गया है। हरित प्रभाव एवं वैश्विक उष्णता, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की हरित गृह गैस तथा अन्य प्रदूषकों के मिलने से पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट
सामान्यतया सूर्य किरणों में से गर्म होने वाली पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से अधिकांश भाग अंतरिक्ष को वापस कर देती है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैस जैसे कि CO2, N2O, CH4, जल बाष्प आदि इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है और इसके कारण हरित प्रभाव कहते हैं, यानी कि इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो मेन गैस होती हैं वो है CO2, N2O एंड CH4। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है? तो सम सनलाइट दैट इट्स अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस वाइल द रेस्ट बिकम हीट। जब ये हीट होती हैं तो उसके पृथ्वी के दूसरे भाग पे वो रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि गर्मी जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्शन पाती है। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब एंड redirect heat radiate by earth insulating it from heat loss and to space। यानी कि ये जो है पृथ्वी गर्म होती है और हीट लॉस करती है और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारे ऊपर आता है। वैश्विक उष्णतामान यानी कि वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। हरित प्रभाव वाली गैसों की मात्रा वायुमंडल में वायु प्रदूषक के कारण बढ़ती जा रही है। इसके कारण सूर्य की किरणों की ज़्यादा ऊष्मा का शोषण गैस कर रही है और वैश्विक औसत तापमान प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया को वैश्विक उष्णता कहते हैं। यहाँ जो है ये ड्राइंग आपको दी गई है कि कैसे गर्मी जो है ये पृथ्वी के ऊपर लगातार उष्णतामान बढ़ाती जाती है, यानी कैसे गर्मी बढ़ रही है। वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एन प्लेटलेट ऑन लाइफ, कैसे जनजीवन पे इसका प्रभाव पड़ते हैं वो देखेंगे। प्रदूषित वायु के कारण मानव एवं जंतुओं में श्वसन संबंधित विकारों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे अस्थमा, एलर्जी आदि। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक जल प्रदूषक कहलाते हैं तथा जल प्रदूषित होने की प्रक्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। यह कारक मल, विषाक्त पदार्थ, सिल्ट आदि हैं जो जल में मिलकर इसे प्रदूषित कर देते हैं। पृथ्वी पर यह समुद्र, महासागर, झील, नदी, झरने तथा कुओं में पाया जाता है। यह जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है तथा विभिन्न जल कार्यों में एकत्र हो जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल का केवल 2% यानी कि 2% ही जीवन उपयोगी होता है, यानी 2% जल होता है वो मीठा होता है जो हम पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। शेष जल जो है वो खारा होने के कारण जीव इसका इस्तेमाल उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि 100% में से 2% जो होते हैं वो जल जो है हमारे लिए उपयोगी है। 98% जो है वो खारा जल है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जल प्रदूषण जनजीवन को प्रभावित करता है। इसके कारण सभी जीव प्रभावित होते हैं। मानव में हैजा, टाइफॉइड, पैचिस, डिसेंट्री जैसी बीमारियां इससे होती हैं। जल प्रदूषण को हम मल उपचार करके तथा कृषि में कम रसायनों का उपयोग करके कर सकते हैं। औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पन्न प्रदूषित जल का उपचार करके ही इसे नदियों में प्रवाहित करने से भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। यानी कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें जो जल हम नदियाँ, सरोवर आदि में जब निकाल देते हैं तो उसमें जो होता है एसिडिक होता है। अगर हम उसको योग्य उपचार करें बेसिक करके
तो वो एसिडिक होगा, और बेस हम इसमें डाल देंगे तो वो तटस्थ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसके द्वारा हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। यहाँ कैसे जल प्रदूषण जो औद्योगिक इकाई में से निकलता है वो हमें यहाँ दिया गया है। देखिए कितना ब्लैक है। जो भी औद्योगिक इकाई है उसमें से जो जल नदी में बहता है वो ऐसा ही होता है, और ऐसे ही जल प्रदूषण होता है। यह योजना वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा गंगा का संरक्षण करने के लिए लागू की गई थी। गंगा विश्व की 10 नदियों में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, जिसके जल का उपचार करके उसे स्वच्छ रखना आवश्यक है। गंगा एक्शन प्लान आरंभ होने के बाद इसके जल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया हुआ है। पीने योग्य पानी व जल जिसे पानी के लिए उचित माना जाता है, पेयजल उसे कहलाते हैं। यानी कि जो पानी पीने के लिए उचित है उसे पेयजल कहते हैं। विश्व की जनसंख्या के 25% भाग को पेयजल उपलब्ध नहीं होते। ₹3 इससे आवश्यक है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी 3R का उपयोग करेंगे। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यह अवधारण जल एवं भूमि प्रदूषणों को कम करने में सर्वोत्तम उपाय है, यानी कि 3R का मोस्ट उपयोग करना चाहिए। यहाँ जो है आप लिख देना 3R, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। प्राइस नहीं है तो इसे कट कर देना। तो 3R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। गंगा एक्शन प्लान। पहले जो गंगा है वो ऐसी थी, मतलब गंगा में बहुत ही पॉल्यूशन था, लेकिन अभी गंगा में बहुत सारा सुधार आ गया है। गंगा एक्शन प्लान जो है उसमें ये जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1986 में 14 जनवरी को ये जो है ये लॉन्च हुआ था, और श्री राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। अभ्यास प्रश्न। प्रदूषण वायु एवं जल, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो आगे हम अभ्यास करेंगे अभ्यास प्रश्न का। तो चलिए आप मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। हमने थियरी देख ली है, अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 1. वायु गैसों का मिश्रण है, निम्न में से कौन सी गैस जीवों के जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? ए. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. ओजोन, या डी. ऑर्गन। तो आंसर आएगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी आवश्यक है, तो आंसर आएगा ऑक्सीजन, बी। 2. निम्न में से कौन सा वायु का भाग जीवों के लिए हानिकारक है? हानिकारक भाग दिया गया है, ठीक है। NO2 एवं CO2, धूल एवं धुआं, धूल एवं बाष्प, या धुआं एवं जल बाष्प। तो हमारे लिए सबसे खतरनाक जो है धूल एवं धुआं है, ठीक है। तो आंसर आएगा बी, धूल एवं धुआं। ये सबसे खतरनाक है, जिससे अस्थमा होता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। 3 नंबर, सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कारक कौन सा है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. मानव, सी. हाइड्रोजन गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक प्रदूषण कौन कारक करता है? तो हम खुद, मानव, मनुष्य।
हमारे स्वार्थ के कारण जो है सबसे अधिक प्रदूषण पृथ्वी पर फैलाते हैं, यानी इसमें आंसर आएगा मानव। 4, आज के समय में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है कितनी है? ए 100 ppm, 240 ppm, 380 ppm या 540 ppm। तो अभी की जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की वो है 380 ppm, यानी आंसर आएगा सी। ppm, ppm का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है वो उसकी मात्रा दिखाता है, यानी कि इतनी सांद्रता है 380। 5 नंबर, महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है ए जीवाश्मी ईंधन का प्रज्वलन, बी जल के अनुपयोग, सी घरेलू उत्पादन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महानगरों में जो प्रदूषण का मुख्य कारण है उसका नाम है जीवाश्म ईंधन का प्रज्वलन। हम जो ईंधन यूज़ करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसमें जो प्रज्वलन होता है वो वायु जो है वो मुख्य महानगरों में प्रदूषण का कार्य है। 6, CFC जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए जिम्मेदार है? ए ओजोन परत में छिद्र करने के लिए, बी विश्व उष्णता के लिए, सी अम्ल वर्षा के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा CFC जो है ओजोन परत में छिद्र करने के लिए जिम्मेदार माना गया है। 7 नंबर, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए जल का बाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी ऑक्सीजन। तो यहाँ जो है ये मीथेन यानी CH4 एंड ऑक्सीजन यानी O2। तो आपको शब्द न देके ये संयोजन भी दे सकते हैं, तो आप उसको भी ज्ञात रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब है। 8, अम्ल वर्षा वायुमंडल कारण होती है, इसमें किसको उपस्थिति होती है? ए CO2 एवं NO2, बी NO3, सी O3 या डी CO। इनमें से किसमें अम्ल वर्षा वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इसमें किसमें ये सब जो है वो होती है, यानी कि अम्ल वर्षा वायुमंडल के कारण होती है, किसमें उपस्थिति होती है? तो आंसर आएगा ए CO2 और NO2। CO2 और NO2 में उपस्थित होते हैं अम्ल वर्षा के कारण, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। 9, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती? ए SO2, बी CH4, डी NO2 या सी CO। इनमें से कौन सी अम्ल वर्षा नहीं करती? तो आंसर आएगा कि अम्ल वर्षा कौन सी नहीं करती? तो आएगा बी CH4, यानी कि मीथेन। मीथेन जो है वो अम्ल वर्षा नहीं करती। 10, ताजमहल का संगमरमर प्रभावित होता है। ए SO2, बी O2, सी O3 या डी कोई नहीं। तो ताजमहल जो है वो किससे प्रभावित होता है? तो आंसर आएगा SO2, सोडियम डाइऑक्साइड से, SO2। 11 नंबर, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषण है कौन सा है? SO2, O3, हाइड्रोकार्बन गैस या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्राथमिक प्रदूषण जो है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। 12 नंबर, हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे प्रभावित होता है? ए वातावरण में O3 का कारण, बी अवरक्त विकिरण के कारण, सी वातावरण में जल बाष्प के कारण
या डी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ जो है हरित गृह यानी ग्रीन हाउस जो प्रभावित होता है उसमें आंसर आएगा डी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। 13 हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस पूर्ण वैश्विक तापमान का 14% प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें इनमें से कौन से गैस जो है 14% प्रभावित होते हैं। ए NO2 एवं CO2, बी CFC8 एवं NO2, सी CH4 एवं CO2 एंड डी CH4 एंड CFC। तो आंसर आएगा CH4 एवं CO2। तो सही आंसर है सी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होती हैं, मतलब कि 40% प्रभावित होती हैं। 14 नंबर कौन से सन में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया था? 1986, 1985, 1984 या 1987? तो आंसर आएगा 1985 में लागू किया गया था। 15 निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य है? ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होने में कौन सी गैस मुख्य है? ए CO2 एवं CO, CFC एवं CO2 SO2, CO2 एवं N2O, CO2 एवं CO। कौन सी मुख्य गैस है? तो आंसर आएगा सी CO2 एवं N2O, CO2 एवं N2O कार्बन डाइऑक्साइड एवं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर आएगा सी। हरित गृह प्रभाव का संबंध विश्व की जलवायु से है। कैसे है? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो हमारी ऊपरी पड़ जो है उसको गर्मी पहुंचती है, उष्णतामान बढ़ जाता है। तो कैसे आता है? तो इसमें है ए ठंडी एवं नमीदार जलवायु गर्मी उत्पन्न होना, अधिक वर्षा एवं पादपों का विकास, या डी मरुस्थलीय। तो आंसर आएगा गर्मी उत्पन्न होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है मुख्यत्वे गर्मी उत्पन्न करता है। तो आंसर आएगा गर्मी उत्पन्न करना। 17 नंबर जल में जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है। ए कोयला खानों से, बी घरेलू मल से, सी तेल के बिखरने से, या डी पेंट एवं रंगों के रसायन से। जल में जैव प्रदूषण कैसे उत्पन्न होते हैं? तो घरेलू मल से। जो घरेलू मल है उसमें जैव प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। घरेलू मल जो है वो कहीं पे भी लोग बैठ जाते हैं, फिर जब बारिश होती है तो नदी के प्रवाह के साथ वो सब धुल जाता है और नदी में इकट्ठी हो जाते हैं और इससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। 18 नंबर एक तालाब में साफ जल है। निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि कम से कम प्रदूषण करेगी? जल से कपड़े धोना, नहाना, मोटर वाहन का धोना, तालाब में तैरना। इसमें से देखिए ये जो सभी दिए गए हैं इसमें सभी के सभी जो हैं वो जल प्रदूषण तो करते ही हैं, लेकिन साफ तालाब में सबसे कम प्रदूषण कौन सा करेगा? तो तालाब में तैरना। जब सिर्फ तैरते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं तो कम से कम प्रदूषण होता है। उसमें भी प्रदूषण तो होता ही है लेकिन कम होता है। 19 मीना माता बीमारी किस कारण होती है? ए कैडमियम युक्त मछली खाने से, बी मर्क्यूरी युक्त मछली खाने से, सी अत्यधिक कीटनाशी वाले समुद्री जीवों को खाने से, या डी सिलेनियम युक्त सी फूड खाने से। मीना माता बीमारी किस कारण होती है? तो मीना माता बीमारी जो है मर्क्यूरी युक्त मछली खाने से
होती है, तो आंसर आएगा बी। तो ये जो है थियरी में कहीं नहीं था, तो इसको आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। 20, निम्न में से कौन सा तत्व मानव में सबसे अधिक जल प्रदूषण द्वारा पहुंचता है? ए आर्सेनिक, बी मरकरी, सी मैग्नीशियम या डी कोबाल्ट। कौन सा तत्व मानव में सबसे अधिक जल प्रदूषण द्वारा पहुंचता है? तो आंसर आएगा मर्क्यूरी। मरकरी जो है वो अधिक जल प्रदूषण द्वारा पहुंचता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होगा तब उसमें मरकरी उत्पन्न होगा। 21 नंबर, पीने योग्य जल वो जल है जो ए जो नदी से प्राप्त हो, जो झील से प्राप्त हो, जो साफ हो, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीने युक्त जल वही है जो सबसे ज़्यादा साफ हो, साफ सुथरा हो, उसे पीने योग्य जल कह सकते हैं। तो आंसर आएगा सी। 22, निम्न में से कौन सा उपाय जल के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है? विस्थापन, कम उपयोग करना, फिर से उपयोग करना, जल का चक्रण करना। तो इनमें से जो है आंसर आएगा विस्थापन, यानी ए। विस्थापन जो है वो जल के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। 23, अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता। ए कोयला खानों से, घरेलू अपमार्जकों से, तेलों के जल में जाने से, या रसायनों जैसे पेंट आदि से। तो इनमें से अजैविक जल प्रदूषण किससे नहीं होता? तो आंसर आएगा घरेलू अपमार्जकों से। जो घरेलू अपमार्जक है उसमें से अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता। तो आंसर आएगा बी। निम्न में से कौन सूखे का कारण नहीं है? ए वर्षा न होना, खाने एवं चारे की कमी होना, पर्वतों पर बर्फ का पिघलना, या डी पृथ्वी स्थलीय जल का स्तर गिरना। तो सूखे का कारण नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा पर्वतों पर बर्फ पिघलना। जब बर्फ पिघलता है तो ये सूखे का कारण नहीं होता, बाकी सब होते हैं। वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाता है, खाना धीरे धीरे कमी से चाहे तो गले में अटक जाता है या सूखा हो जाता है, जल का विस्तर पृथ्वी पर गिरे तो भी सूख जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघले पर्वतों पर तो सूखा नहीं पड़ता, यानी कि पानी आता है, आपत्ति भी आ सकती है। निम्न में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? ए जीवन एवं संसाधकों हानि, बी मुद्रा का अपरदन, सी जलीय जीवन का नाश, या डी स्थलीय जल का स्तर गिरना। तो इसमें से है बाढ़ आना, ये किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर आएगा स्थलीय जल का स्तर गिरना। कहीं से जल का स्तर गिरने लगे तो उससे बाढ़ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो लिंक दी गई है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिए। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और आप जवाहर नवोदया या तो बालाचड़ी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो आप अपना चयन करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू।